कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए एक छोटे प्लेन से होती है। इसी प्लेन में हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम जस्टिन है, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बैठी हुई है और सब खुशी खुशी अपने घर वापस लौट रहे हैं। माहौल बिल्कुल शांत है, कोई हंस रहा है, कोई सो रहा है। तभी अचानक बाहर से किसी अनजान चीज ने प्लेन पर जोरदार अटैक कर दिया। इस झटके से कॉकपिट का पूरा कंट्रोल पल भर में बिगड़ जाता है और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। चंद सेकंड के अंदर ही यह प्लेन सीधा अमेज़न के घने पेड़ों से जा भिड़ता है। भयानक टक्कर के दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा बुरी तरह टूटकर अलग हो जाता है और उसी झटके में एक लड़की हवा में उड़कर बाहर जा गिरती है। जैसे जैसे प्लेन जमीन की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे एक एक करके और भी कई पैसेंजर्स बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। अंदर बैठे बाकी लोग ये सब देखकर दहशत में चीखने लगते हैं। आखिरकार प्लेन लड़खड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच किसी तरह लैंड कर पाता है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि पेड़ों की नुकीली टहनियां पायलट के शरीर को आर पार चीरती हुई निकल जाती हैं। एक लड़की तो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही दम तोड़ चुकी होती है। बाकी बचे हुए लोग डर के मारे किसी तरह प्लेन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। बाहर निकलते ही एक स्टूडेंट का सिर अचानक घूमते हुए किसी पंखे जैसे मलबे की चपेट में आ जाता है। इसी अफरा तफरी में उनका इकलौता जीपीएस ट्रैकर भी कहीं गुम हो जाता है, जिससे अब वे सब जंगल के बिल्कुल बीचों बीच फंस कर रह जाते हैं। यहाँ मोबाइल फोन भी पूरी तरह बेकार साबित होते हैं, क्योंकि नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं है। यानी बाहर किसी को भी मदद के लिए मैसेज भेजना नामुमकिन हो चुका है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जिस स्पॉन्सर को इस इलाके की सबसे गहरी जानकारी थी, वह भी अब जंगल की जमीन पर पड़ी एक बेजान लाश बन चुका है। लेकिन असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद हार्व को जंगल की गहराई से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ध्यान से सुनने पर उसे लगता है कि ये आवाजें आसपास बसे किसी जनजातीय समूह की हैं। उसके दिमाग में फौरन एक उम्मीद जागती है कि अगर ये लोग मदद कर दें तो शायद सब नदी के रास्ते वापस अपने कैंप तक पहुंच सकते हैं और वहां से असली रेस्क्यू मिल सकता है। मगर दिक्कत यह है कि उन आदिवासियों को हिंदी का एक भी शब्द समझ में नहीं आता। नतीजा यह निकलता है कि बिना किसी चेतावनी के वे सीधे इन स्टूडेंट्स पर हमला बोल देते हैं। इस हमले में हार्व की गर्लफ्रेंड की मौके पर ही मौत हो जाती है और बाकी सभी को किसी अनजान जहरीले तीर से बेहोश कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जब जस्टिन की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक लकड़ी की डोंगी में पड़ा हुआ पाती है। नाव के आगे पीछे बैठे लोग उसी जंगल की जनजाति के सदस्य हैं। घबराहट में वह फौरन अपने हाथों में बंधी रस्सी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह हिलती है, एक आदिवासी गुस्से से उस पर दहाड़ पड़ता है। पूरे शरीर पर काला रंग पोते यह शख्स असल में उस कबीले का सबसे बेरहम कसाई निकलता है, जो इंसानों को अपना शिकार बनाता है। नाव किनारे लगते ही बाकी कबीले के लोग भी सामने आ जाते हैं, जिनमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के शरीर पर गहरा लाल रंग पुता हुआ है। जल्द ही सारे पकड़े गए स्टूडेंट्स को उठाकर सीधा गांव के भीतर ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही उनका स्वागत बेहद अजीब और डरावने तरीके से होता है। हर कोई उन्हें उत्सुकता से छूने और घूरने लगता है, मगर जैसे ही उनकी नजर पेड़ों पर लटके इंसानी कंकालों और बांस के डंडों पर टंगी खोपड़ियों पर पड़ती है, उनकी हालत और भी बिगड़ जाती है। ठीक इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यही इस कबीले का मुखिया है, जिसकी बात यहाँ पत्थर की लकीर मानी जाती है। वह अपनी लाठी को जमीन पर एक बार जोर से पटकता है और उसी पल शोर मचाते सारे नरभक्षी अचानक खामोश हो जाते हैं। फिर वह धीमी चाल से हर स्टूडेंट के पास जाकर बड़ी बारीकी से उसे परखता है और अपनी भाषा में कुछ कहता है जिसे कोई भी समझ नहीं पाता। कुछ देर बाद सबको वहां से हटाकर एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जो पहले सुअरों के लिए बनाया गया था। पिंजरे के बाहर जमा भीड़ उन्हें ठीक उसी तरह घूरती है जैसे कोई कसाई खाने के लिए तैयार जानवरों को परखता है। इस सबके बीच सबसे बदकिस्मत निकलता है मोटा लड़का। उसे अलग रखा जाता है और एक बूढ़ी औरत जबरदस्ती उसे कटोरे में भरा कोई अजीब तरल पिला देती है। अगले ही पल उसे धक्का देकर एक बड़ी चट्टान पर लिटा दिया जाता है और उसके हाथ खोल दिए जाते हैं। इससे पहले कि उसे संभलने का मौका मिले, कई ताकतवर हाथ उसके हाथ पैर जकड़ लेते हैं। कबीले का मुखिया आगे आता है और बड़ी बेरहमी से एक ही बार में अपने चाकू से उसकी दोनों आंखें निकालकर बड़े चाव से खा जाता है। फिर उसी तरह उसकी जीभ भी अलग कर देता है। ठीक उसी समय वह काला कसाई एक बड़ा चाकू उठाकर उसके हाथ पैर एक एक करके काटना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में मोटा लड़का पूरी तरह टुकड़ों में बदल चुका होता है। यह मंजर साफ बताता है कि इन हालातों में सबसे ज्यादा खतरा भारी शरीर वाले इंसान को ही होता है। उसकी लाश को उसी तरह काटा छांटा जाता है जैसे कोई कसाई मांस तैयार करता है और उसके धड़ पर खास मसालेदार लेप लगाकर मिट्टी के भट्ठे में भूनने के लिए रख दिया जाता है। कुछ ही देर में मांस की तेज गंध पूरे गांव में फैल जाती है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसे देखकर लालच से लार टपकाने लगते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और उसके बाकी साथी यह सब देखकर बुरी तरह सहम जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि वे सचमुच नरभक्षियों के शिकार बन चुके हैं। इस दहशत के बीच सिर्फ हार्व शांत बना रहता है और चुपके से अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। रात होते ही बिजली न होने की वजह से कबीले के लोग जल्दी सो जाते हैं और अंधेरा दूर करने के लिए सिर्फ आग जलाकर छोड़ देते हैं। यही मौका देखकर स्टूडेंट्स आपस में भागने की योजना बनाने लगते हैं। दाढ़ी वाला लड़का कहता है कि अगर उनका जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो बाहर मदद बुलाई जा सकती है, लेकिन हार्व साफ कह देता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आदिवासी हर तरफ मौजूद हैं और मोटे लड़के का मांस खत्म होते ही बाकी सबकी बारी आ जाएगी। ये सुनकर जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उन्हें यहाँ लाने की वजह हार्व ही था। फिर भी चुपचाप मौत का इंतजार करने के बजाय एक लड़की पिंजरे की छत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पहरे पर बैठा आदिवासी तुरंत उसे बेहोशी वाला तीर मारकर गिरा देता है। अगली सुबह जस्टिन के पास एक छोटा आदिवासी बच्चा आकर बैठ जाता है, जिसकी नजर उसके गले में लटकी हुई सीटी वाली माला पर टिकी रहती है। जस्टिन को लगता है कि शायद इस बच्चे से दोस्ती करके वे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, इसलिए वह उसी हार से एक सुरीली सीटी बजा देती है।
मगर आवाज सुनते ही काला कसाई अपने साथियों समेत वहां पहुंच जाता है और सभी लड़कियों को बाहर निकालकर उसी जगह ले जाता है जहां मोटे लड़के को मारा गया था। वहां उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और मुखिया एक एक करके फिर से सबकी जांच करता है। इसके बाद 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में भेज दिया जाता है, मगर जस्टिन को अलग ले जाया जाता है। ठीक इसी वक्त आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है और पहरेदारों को छोड़कर बाकी सारे आदिवासी अपने अपने झोपड़ों में लौट जाते हैं। ये मौका देखकर पिंजरे में मौजूद एक लड़की भागने की सोचती है। वह अपने फोन की रिंगटोन बजाकर पहरेदार का ध्यान भटका देती है और फुर्ती से पिंजरे के ऊपर से निकलकर बाहर आ जाती है। कॉलेज में एथलीट रह चुकी होने की वजह से फिसलन भरी मिट्टी पर भी उसकी रफ्तार कम नहीं पड़ती और नदी किनारे खड़ी एक लकड़ी की नाव देखकर वह तुरंत उसमें बैठकर वहां से निकल जाती है। बारिश थमने के बाद आदिवासी जस्टिन को वापस घसीटते हुए ले आते हैं। राहत की बात यह है कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, मगर उसके चेहरे और शरीर पर एक अजीब सा लाल सफेद रंग पोत दिया गया है, जिसका मतलब कोई समझ नहीं पाता। यहाँ तक कि हार्व भी उलझन में पड़ जाता है। तभी उन्हें एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है जिसके दोनों पैर कसकर बांधे गए हैं और यह देखते ही सबको असलियत समझ आ जाती है। ये पूरा कबीला जल्द ही जस्टिन की शादी रचाने वाला है और उसके साथ ऐसी बातें करने की तैयारी में है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह सुनकर जस्टिन और डर जाती है। तभी हार्व ताना मारते हुए कहता है कि जस्टिन को खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि जिनसे शादी की जाती है वे बाकी कैदियों से कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। यह सुनकर दाढ़ी वाला लड़का हार्व को चुप रहने की चेतावनी देता है और जस्टिन को भरोसा दिलाता है कि वे किसी तरह यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। इसी बीच कुछ आदिवासी खाने के कटोरे लेकर पिंजरे की तरफ आते हैं और खाना बांटते वक्त जस्टिन की नजर फिर उसी छोटे बच्चे पर पड़ती है। वह दोबारा सीटी बजाती है और बच्चा बिना पलक झपकाए उस आवाज को सुनता रहता है। हार्व इसे बेकार की कोशिश बताते हुए मजाक उड़ाता है और कटोरे में रखा अजीब खाना खाने लगता है। बगल में बैठी सुनहरे बालों वाली शाकाहारी लड़की पहले हिचकिचाती है, लेकिन भूख के आगे मजबूर होकर वह भी इंसानी मांस के टुकड़े खाने लगती है। मगर जैसे ही कटोरा खाली होता है उसे उसमें पड़ा एक टैटू दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि जिस मांस को वह खा रही थी वह असल में उसकी उसी दोस्त का था जो यहाँ से भागकर निकली थी। यह सदमा सहन न कर पाने की वजह से वह तुरंत कटोरा तोड़कर खुद अपना गला काट लेती है। असल में आदिवासियों ने उसकी दोस्त को छुप कर मार डाला था और फिर उसे पका दिया था। जब तक बाकी दोस्त कुछ समझ पाते तब तक लड़की की सांसें रुक चुकी होती हैं, मगर उसके साथी नहीं चाहते कि उसकी मौत यूं ही बेकार जाए, इसलिए वे चुपके से उसकी लाश के मुंह में डंडी की मदद से कुछ नशीले पत्ते ठूंस देते हैं, यह सोचकर कि अगर नरभक्षी उसे खा लेंगे तो पूरा कबीला नशे में डूब जाएगा। आदिवासियों को इस चाल की भनक तक नहीं लगती। काला कसाई बिना देर किए लाश के टुकड़े कर देता है और धड़ को उसी मिट्टी के भट्ठे में डाल देता है। कुछ ही देर में मांस की खुशबू फैलते ही कई आदिवासी अजीब तरीके से डगमगाने लगते हैं, मानो उन्होंने पहले कभी इतना तेज नशा महसूस ही न किया हो। यही मौका देखकर जस्टिन और दाढ़ी वाला लड़का पिंजरे से निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन जब तीसरा लड़का भी भागने की कोशिश करता है तो हार्व उसे मारकर बेहोश कर देता है ताकि खुद पहला शिकार न बने। जस्टिन के पास उसे बचाने का वक्त नहीं होता, इसलिए वे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह लड़का होश में आता है तो सामने बैठे 2 आदिवासी अब भी नशे में अजीब तरह हंस रहे होते हैं। उसे लगता है कि शायद वह चुपचाप निकल सकता है, मगर तभी एक आदिवासी उसका हाथ पकड़कर दांतों से चबा डालता है। डर के मारे वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, मगर आसपास मौजूद बाकी आदिवासी तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं और चंद सेकंड में ही उसका शरीर टुकड़ों में बंट जाता है। उधर जस्टिन और दाढ़ी वाला लड़का नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, ये सोचकर कि जल्द ही किसी रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाएंगे। मगर नदी पार करते वक्त अचानक जस्टिन का पैर फिसल जाता है और वह तेज बहाव में जा गिरती है। उसकी चीख सुनकर दाढ़ी वाला लड़का किनारे किनारे दौड़ते हुए उसका पीछा करता है और एक डाल की मदद से किसी तरह उसे बाहर खींच लेता है। इसके बाद दोनों जंगल के भीतर बढ़ते हुए ठीक उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ मारे गए लोगों की लाशें बांस के डंडों पर टंगी हुई हैं, जो धूप और हवा में सूख कर अब नरभक्षियों का खाना बन चुकी है। यह देखकर जस्टिन डर से कांप उठती है, लेकिन दाढ़ी वाला लड़का सीधे मलबे की तरफ दौड़ता है और आखिरकार उसे अपना जीपीएस ट्रैकर मिल जाता है, मगर बैटरी खत्म हो चुकी होने की वजह से वह पूरी तरह बेकार साबित होता है। तभी अचानक जस्टिन को कहीं से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है और दोनों जल्दी जल्दी पास पड़ी लाशों की जेबें टटोलने लगते हैं। आखिरकार हार्वे की गर्लफ्रेंड की जेब से उन्हें फोन मिल जाता है, मगर वे खुश हो पाते इससे पहले ही वहशी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे आदिवासी उन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें दोबारा पकड़ लिया जाता है। जस्टिन को शादी के लिए फिर से तैयार किया जाने लगता है, जबकि दाढ़ी वाले लड़के को एक लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया जाता है। काला कसाई उसे सबसे बेरहम सजा देता है। पहले उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी जाती हैं, फिर पूरे शरीर पर चिपचिपी हरी मिट्टी लगाई जाती है, जिसकी मीठी गंध से खींचकर आसपास की सैकड़ों चींटियां खंभे पर चढ़ जाती हैं और उसकी चमड़ी को बेरहमी से काटने लगती हैं। दर्द से चीखते हुए वह वहीं तड़पता रहता है। इसी बीच जस्टिन को दोबारा शादी के लिए तैयार कर दिया जाता है और मुखिया छोटा चाकू लेकर उसके सामने आ खड़ा होता है। ठीक जब रस्म शुरू होने वाली होती है तभी बाहर से आदिवासियों की जोरदार चीख सुनाई देती है। यह सुनते ही मुखिया रस्म बीच में ही रोक देता है और उसी वक्त एक आदिवासी दौड़ते हुए आता है, जिसके हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ सिर होता है। असल में जंगल में रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी होती है, जिसका मतलब नरभक्षियों के लिए नया शिकार खुद चलकर आ गया है। यह खबर मिलते ही मुखिया तुरंत शिकार पर निकलने का हुक्म दे देता है और कुछ ही देर में पूरा गांव लगभग खाली हो जाता है, सिवाय कुछ बच्चों और औरतों
दोस्तों के, जिनमें वही छोटा आदिवासी बच्चा भी शामिल है जिसने जस्टिन से सीटी सुनी थी। यही मौका देखकर वह बच्चा चुपचाप जस्टिन को आजाद कर देता है। भागते वक्त जस्टिन दाढ़ी वाले लड़के को भी छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वह उसे रोककर फोन लेकर तुरंत भाग जाने को कहता है। जस्टिन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर तभी वह आदिवासी बच्चा उस लड़के को बेहोश करके अगले ही पल उसका गला काट देता है। ये देखकर जस्टिन पूरी तरह टूट जाती है। फिर भी वहां रुकने का कोई मतलब नहीं बचता। जब वह भागने लगती है तो पिंजरे में बंद हार्व उसे अपने साथ ले चलने की गुहार लगाता है, मगर जस्टिन उस धोखेबाज को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वह छोटा बच्चा उसे रास्ता दिखाते हुए कबीले से काफी दूर तक ले आता है और जाने से पहले जस्टिन अपनी वही सीटी वाली माला उसे तोहफे में दे देती है। नदी पार करते समय कबीले के कुछ लोग उसे देख लेते हैं, मगर ठीक उसी वक्त वहां एक जैगुआर भी नजर आता है जिसे यह कबीला बेहद शुभ मानता है। जब उन्हें दिखता है कि जैगुआर ने जस्टिन पर कोई हमला नहीं किया तो वे इसे एक संकेत मानकर उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। नदी के दूसरी तरफ पहुंचते ही जस्टिन को एक भयानक मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है। नरभक्षी और रेस्क्यू टीम आमने सामने भिड़े हुए हैं, मगर हथियारों के मामले में टीम कहीं ज्यादा मजबूत साबित होती है, जिससे कई आदिवासी वहीं मारे जाते हैं। गलती से इसी गोलीबारी के बीच पहुंच जाने पर जस्टिन के दिमाग में अचानक एक तरकीब सूझती है। वह तुरंत अपना फोन निकालकर रेस्क्यू टीम के सामने आ जाती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि वह इस कबीले की सदस्य नहीं है, ताकि कोई उस पर गोली न चलाए। मोबाइल हाथ में देखते ही कमांडर फौरन उसे सुरक्षा घेरे में ले लेता है और आखिरकार सैनिक आदिवासियों पर हमला रोक देते हैं। मगर हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले एक अधिकारी उससे पूछता है कि क्या कोई और भी जिंदा बचा है, तो जस्टिन हिचकिचाते हुए झूठ बोल देती है कि सिर्फ वही जिंदा बची है और बाकी सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद उसे सुरक्षित उसके घर वापस भेज दिया जाता है, जबकि हार्व हमेशा के लिए उसी नरभक्षी कबीले के बीच फंसा रह जाता है। बहुत जल्द जस्टिन के इस खतरनाक प्लेन क्रैश से बच निकलने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और रातों रात वह मशहूर हो जाती है। मगर वह कभी नहीं बताती कि उसके साथियों की मौत असल में प्लेन क्रैश से नहीं बल्कि आदिवासियों की वजह से हुई थी। इसके बजाय वह दुनिया को यही बताती है कि अगर उन आदिवासियों की मदद न मिलती तो वह प्लेन क्रैश के बाद जंगल में ही दम तोड़ चुकी होती, ताकि इस जनजाति की पहचान और उनकी पीढ़ी खतरे में न पड़े। इंटरव्यू के बाद जब जस्टिन सोने की तैयारी कर रही होती है तभी उसे हार्वे की बहन का फोन आता है। वह बताती है कि सैटेलाइट तस्वीरों में एक आदमी नजर आया है जिसका पूरा शरीर काले रंग से रंगा हुआ है और जिसकी शक्ल हार्व से काफी मिलती जुलती है। यानी हार्व अब उसी नरभक्षी कबीले का नया काला कसाई बन चुका है। और इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।